आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन 5 बजे 10 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। और आइए अब रुख करते हैं खबरों का। हाथरस कांड पर राजनीतिक घमासान और हंगामा लगातार जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस जाने की कोशिशों को लेकर शोर शराबे और राजनीतिक घमासान के अगले दिन पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी पीड़ित परिवारों के पास पहुंचने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की में सांसद डेरेक ओब्रायन सड़क पर गिर पड़े, तो वहीं टीएमसी की महिला सांसद प्रतिमा मंडल और ममता ठाकुर ने अपने ब्लाउज फाड़े जाने का आरोप लगाया है। टीएमसी लगातार इस तरह के आरोप लगाती आई और वहीं हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जो वीडियो फुटेज जारी किए गए हैं उस फुटेज में दिख रहा है कि डेरेक ओब्रायन पुलिस कर्मियों से घिरे हुए हैं। उनके साथ पार्टी की महिला नेता हैं। इस दौरान पुरुष पुलिसकर्मी ही महिला नेता को हटाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान डेरेक सड़क पर गिर पड़ते हैं। टीएमसी नेता ममता ठाकुर ने कहा, हम पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे लेकिन पुलिस हमें नहीं जाने दे रही थी। हमने जाने की कोशिश की। महिला पुलिसकर्मियों ने हमारे ब्लाउज को खींचा और सांसद प्रतिमा मंडल पर लाठी भी चलाई, वह गिर पड़ी। पुरुष पुलिसकर्मियों ने ये सब किया है और ये बेहद ही शर्मनाक है। बड़ा आरोप यहां टीएमसी की महिला सांसद लगाती हुई नजर आई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज टीएमसी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो मिलने पहुंचे थे हाथरस में पीड़िता के परिवार से। हालांकि उन्हें मिलने नहीं दिया गया। फिलहाल क्या कुछ वहां पर स्थिति है? देखिए, सीधे तौर पे हाथरस में धारा 144 लागू कर दी गई है और पीड़िता के परिवार के बाहर ही लगभग 200 पुलिसकर्मी खड़े कर दिए गए हैं और जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही हाथरस का जो बॉर्डर है वहां पर हर गाड़ी की चेकिंग करी जा रही है और धारा 144 लागू होने के चलते भीड़ भाड़ भी करना मना है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के नेता हैं वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, पीड़िता के परिवार से, उसको लेकर के प्रशासन मना कर रहा है उनको। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि वो सारे नियमों का पालन करते हुए भी मिलने जाना चाहते हैं उनसे, उसके बाद भी जो पुलिस है वो उनको जाने नहीं दे रही है। इसी क्रम में आज टीएमसी के जो सांसद वहां पर पहुंचे थे उनको भी पुलिस ने रोका। कुछ झड़प भी हुई है। कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस की झड़प हुई थी और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, नेता, विधायक, एमएलसी तक पे लाठियां भांजी हैं पुलिस ने। सीधे तौर पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर अगर विपक्ष पीड़िता के परिवार से मिलना चाहता है तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है। जी बिल्कुल। और इस बीच में ये आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की महिला सांसदों के द्वारा कि उनके ब्लाउज फाड़े गए हैं और जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उन्होंने महिलाओं को पकड़ा, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें छूने की कोशिश की गई। ये तमाम आरोप टीएमसी की महिला सांसदों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। पुनीत, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो भी प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो पुलिस बल है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें कई महिला कार्यकर्ताओं को रोकते हुए पुरुष पुलिसकर्मी नजर आए हैं। यही हाल पूरे प्रदेश में है। हाथरस में भी पुरुष पुलिस बल ज्यादा तैनात किया गया है। ऐसे में टीएमसी के जो सांसद हैं और उनके साथ जो समर्थक आए थे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थी जो महिला, वो आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी करी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ उनको रोका गया है। तरीके के आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस विपक्ष के नेताओं को हाथरस जाने से रोक रहा है और जिस तरीके की कार्यप्रणाली इस समय हाथरस के एसपी और हाथरस के डीएम की दिख रही है, सीधे तौर पे दमन की नीति है कि विपक्ष का अगर कोई नेता पीड़िता के घर तक पहुंचेगा तो शायद पुलिस ने जो राज दबा के रखे हैं वो राज सामने आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और इसी डर से जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आपकी बात सही है पुनीत, पर देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब धारा 144 लागू कर दी गई है तो आखिर टीएमसी के जो ये सांसद हैं, समर्थक हैं, ये पश्चिम बंगाल से आए क्यों? साफ नजर आ रहा है कि राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पहले ही धारा 144 लागू की गई है। और ये राजनेता है, इन्हें समझ में आता है कि धारा 144 का मतलब क्या है। देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश का जो ये हाथरस कांड है इसको लेकर के पूरे देश में लोगों में गुस्सा है और इसमें अब कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने लगे हैं, क्योंकि 15 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और हर पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में उसकी जगह बने। टीएमसी आज पश्चिम बंगाल से यहाँ चल करके आए हैं। ये बात गले से उतरने वाली नहीं, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़े बड़े मामले उत्तर प्रदेश में हुए लेकिन कहीं भी टीएमसी के कार्यकर्ता नजर नहीं आते। अब अपनी राजनीतिक रोटी को चमकाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से
आप ये जानते हुए कि धारा 144 जिले में लागू करी गई है, अपने समर्थकों के हुजूम के साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो पीड़िता के परिवार से सिर्फ मिलना चाहते हैं। लेकिन क्या मिल भर लेने से इंसाफ मिल जाएगा? अगर विपक्ष को आवाज उठानी है तो सदन से लेकर के सड़क तक और सड़क से लेकर के सदन तक ये आवाज निरंतर उठती रहनी चाहिए। ये सिर्फ एक रेप का कांड नहीं है, इसके बाद बलरामपुर में भी हुआ है, अन्य जगह भी हुए हैं और पूरे देश में अगर हम देखेंगे तो रेप की जो घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अगर विपक्ष को सीधे तौर पर एक अपना रोल अदा करना है तो कहीं ना कहीं सदन में भी एक कड़ा कानून रेप के खिलाफ बनाना होगा, जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा है। जी शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हैदर अली भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं उत्तर प्रदेश से हैदर अली। देखिए, टीएमसी के सांसद पहुंचे हैदर अली, तमाम शोर शराबा हुआ और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। डेरेक ओब्रायन को नीचे गिरा दिया गया या वो खुद गिर पड़े, जो भी है तस्वीरें साफ जारी की जा रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में सवाल ये है कि इस तमाशे से होगा क्या? क्या स्थिति बदल जाएगी? क्योंकि स्थिति जस की तस बनी हुई है। जैसे ही कोई इस तरह का बड़ा मामला सामने आता है, ऐसे तमाशे होते हैं, सड़कों पर विपक्षी पार्टियां उतरती हैं और इस तरह के तमाशे किए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ भी असर नजर नहीं आ रहा है। क्या इसका एक बड़ा कारण ये माना जाए कि हमारे देश में सिर्फ महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, किसी की नीयत नहीं है इस दिशा में कदम बढ़ाने की? पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जैसा कि वीडियो में आया था और देखा भी गया था मौके पर कि वो गिर गए हैं, राहुल गांधी के साथ बदतमीजी हुई है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ अगर हम देखना चाहें तो वहां भीड़ इतनी थी, जब धारा 144 लागू कर दी गई थी तो इनको परमिशन लेकर वहां जाना चाहिए था। ये परमिशन लेकर वहां गए नहीं थे और जाहिर सी बात है, इनके अलावा और भी जो विपक्ष पार्टी हैं, उन्होंने जगह जगह जो जाम लगाया है, धारा 144 का उल्लंघन किया है। जितने भी सांसद हैं वो जाना चाहते हैं। अगर वो जाते हैं तो कानून की जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको पूरी करने के बाद जाएं। और उस पीड़ित से अगर उनको मिलना भी है तो अभी क्यों मिलना है, उसके बाद मिल लें, थोड़े दिन बाद मिल लें। जरूरी है आज ही, इस बार ही उनको अपनी राजनीति चमकानी है, रोटियां सेकनी है, जिसकी वजह से वहां पर हर राजनीतिक पार्टी अपना रुख कर रही है। और कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को या बीजेपी को घेरने के लिए ये सब पूरे एक तरीके से विपक्ष का एकजुट होना और कहीं ना कहीं ये 2022 के यूपी के चुनाव को लेकर प्रभावित करना होगा। बिल्कुल, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सिर्फ एकजुट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें अपनी पैठ जो है वो जनता तक मजबूत की जा सके। जमीनी स्तर पर अपनी जो सियासी रोटियां हैं वो सेकने का काम यहाँ विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हैदर अली, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज ये तमाम जो है प्रदर्शन हुआ है, इसे प्रदर्शन कह लीजिए या तमाशा भी कह सकते हैं। आज हाथरस में टीएमसी के सांसद पहुंचे, जहां धक्का मुक्की हुई पुलिसकर्मियों के साथ, महिला जो सांसद थी उनके बीच में भी धक्का मुक्की हुई है और इसके बाद तमाम आरोप टीएमसी की महिला सांसदों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के लिए आज अहम दिन है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के कई बड़े बयान से नाराज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अब सीधे कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करेंगे। बिहार के नेताओं को दरकिनार कर सीधे कांग्रेस नेतृत्व से इस बातचीत को आरजेडी की तरफ से अंतिम कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रियंका गांधी की, जो कि वाल्मीकि मंदिर में पहुंची हुई हैं। किसी के अंतिम संस्कार नहीं किए जाते, परिवार से पूछे ऐसी चीज की जाएगी और हम सब चुप रहे। बहुत गलत बात। थोड़ा नीचे कर रहे हैं। सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम प्रार्थना सभा में आए हैं, शोक मनाने आए हैं, लेकिन इससे बढ़कर हम सब यहाँ उपस्थित इसलिए हैं कि हम उस लड़की के साथ न्याय करवाएंगे, इस सरकार पर दबाव डालेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, आपकी बेटी के साथ, आपके उनके परिवार के साथ और आपके समाज के साथ, तब तक हम रुकेंगे नहीं। धन्यवाद।
और ये तस्वीरें आपने देखी वाल्मीकि मंदिर की, ये तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, यहाँ पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रियंका गांधी यहाँ पर एक प्रार्थना सभा आयोजित कर रही हैं, जो हाथरस में हुआ उसको लेकर ये प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। इसके अलावा प्रियंका गांधी साफ तौर पर कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीड़िता को न्याय दिलाकर ही रहेंगे और इसके लिए लगातार कांग्रेस डटी रहेगी मैदान में। तमाम बातें कही जा रही हैं प्रियंका गांधी की तरफ से। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं भारी संख्या में इस समय कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है मौजूद हैं। प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद हैं। प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। 2 मिनट का मौन रखने की अपील यहां की जा रही है। एक श्रद्धांजलि देने की यहाँ पर ये पूरा जो कार्यक्रम है किया गया है। श्रद्धांजलि देने के लिए जो पीड़िता हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके लिए ये प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। और आपको हम ये जानकारी दे दें कि कल ही यानी कि गुरुवार को ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस गए थे। वहां उन्होंने कोशिश की थी कि पीड़िता के परिवार से मुलाकात की जा सके, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें हिरासत में ले लिया गया, उसके बाद उन्हें हिरासत से छोड़ भी दिया गया। और फिर ये बात कही है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने कि हम सच के लिए लड़ते रहेंगे, कभी किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। ये बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई। और अभी प्रियंका गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। वाल्मीकि मंदिर पहुंची है प्रियंका गांधी, उनके साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक इस समय मौजूद है। और पीड़िता को श्रद्धांजलि कह लीजिए कि पीड़िता के लिए मौन रखने के लिए यहाँ अपील की जा रही है। प्रार्थना सभा का ये आयोजन किया गया है और बार बार प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आ रही हैं कि हम पीड़िता को न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सही बोलिए, ये रामधुन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महर्षि वाल्मीकि का मंदिर गांधी जी के द्वारा गाई हुई रामधुन और बेटी के लिए प्रार्थना, सभी संत महापुरुष उपस्थित हैं। शक्ति स्वरूपा, जिसमें लोग कुछ महान शहीद इंदिरा जी की छवि देखते हैं, उनमें लोग अपनी बहन, अपनी नेता, अपनी बेटी, एकमात्र स्वरूप की छवि देखते हैं। ऐसी प्रियंका गांधी उपस्थित है। ये इतिहास है कि जब जब जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, भगवान कृष्ण का उद्घोष है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे, विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म होता है, जैसा प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि आधी रात को किसी भी बच्ची के। और ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। प्रियंका गांधी इस समय पहुंची हुई है वाल्मीकि मंदिर में, जहां पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरह की हलचल सूबे में मची हुई है और महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। ये तमाम बातें जो है हम आपसे बता रहे थे कि किस तरह से तेजस्वी यादव अब सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर जो इस समय तमाम बातें चल रही है उन कयासों पर विराम लग सके और क्या कुछ कोशिशें की जा सकती है ताकि महागठबंधन की जो एकजुट है वो बनी रहे। ये तमाम चर्चा हम करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं वो भी जुड़ेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या कुछ इस समय स्थिति बनी हुई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मिथिलेश मिश्रा पटना से इस समय जुड़े हुए हैं, इसके अलावा नवीन मुजफ्फरपुर से भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिथिलेश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है महागठबंधन की, सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि महागठबंधन का नेता कौन है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि सीट शेयरिंग को लेकर जो रस्साकशी की स्थिति बनी हुई है वो किस तरह से खत्म होगी। जी देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात ये कही जा सकती है कि इस तरीके से राजनीतिक सियासी अभी चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आ रही है तो महागठबंधन में अभी आ रही है। महागठबंधन की बातें करें तो कांग्रेस और राजद का जो कहानी चल रही है वो शक्ति सिंह गोहिल के लेकर के खेल बिगाड़ने की बातें कही जा रही है। कल रात्रि में जब शक्ति सिंह गोहिल आए और एयरपोर्ट से उतरने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उसमें सीधे तौर पर यही लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक अब नहीं चलेगा। यहाँ आपको एक और भी बातें बता दी कि अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के ही नेता हैं और शक्ति सिंह गोहिल दोनों एक ही खेमे, दोनों कांग्रेस के नेता होने के बाद में भी 2 खेमे में बढ़ चुका है कांग्रेस। अभी यहाँ सबसे अहम बात है, एक खेमा यह चाहता है कि आरजेडी के साथ मिलकर के कार्य किया जाए, आपकी चुनाव में लड़ा जाए, तो एक खेमा ये चाहता है कि नहीं अब की बार अकेले ही लड़ा जाए। तो अब दोनों की जिस तरीके से रार आ रही है उसको लेकर के आरजेडी अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहा है। एक और बात यहाँ समझने योग्य है, आरजेडी 60 सीट तक चला गया, क्योंकि पहले भी 58 सीट पे था, फिर उसके बाद 2 सीट आरजेडी फिर बढ़ाया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने 70 सीट की मांग किया है उसको लेकर के अभी गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये तय हो जा रही है कि इन दोनों की जिस तरीके से महागठबंधन की बातें कही जा रही है उसमें क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम है कि जिस तरीके से आपका महागठबंधन में खास करके दलित का वोट बैंक को लेकर के जिस तरीके किया जा रहा है, उतारने की बातें कही जा रही है, तो वो एक तरफ माले उतारना चाहता है अपनी खुद का गठबंधन को लेकर के, तो दूसरी तरफ आपका राजद के लोग भी करना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर सीधे तौर पे हम बात कर लें तो अभी जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के रार चल रहा है उसमें अभी सीधे कह सकते हैं कि महागठबंधन अभी ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है। इसके शीर्ष जो नेता हैं यानी कि तेजस्वी की नेतृत्व को न मानने के बाद में अब सीधे शीर्ष के नेता यानी कि सोनिया गांधी और सीधे तौर पे
राहुल गांधी, इन लोगों से मुलाकात के बाद ही शायद निर्णय निकल पाए कि आगे की इनकी जो रणनीति होगी। बिल्कुल, और कैसे जल्दी से आगे जल्दी बढ़ पाए। निर्णय निकलवाना भी पड़ेगा, वरना समय अब इतना बचा नहीं है कि महागठबंधन के नेता इतना समय लें। अभी आपसी जो रार है वही नहीं समेट पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आप हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा नवीन भी लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं, तमाम जानकारी अब उनसे भी ले लेते हैं। नवीन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? तेजस्वी यादव के लिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और जो कुछ भी महागठबंधन में इस समय रार चल रही है उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जानकारी क्या, कब हो सकती है ये मुलाकात? क्या आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा। जिस तरह से हमारे मिश्रा जी ने कहा है, तो निश्चित रूप से अभी तक जिस तरह से कयास लगाई, अभी तक ले महागठबंधन की तरफ से किसी प्रकार की कोई इस तरह की अभी बयान नहीं आया। किसी प्रकार को सीट बंटवारे को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं हुई है, जिसके चलते बिहार विधान, हालांकि जिस तरह से उत्तरी बिहार की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी बिहार में अभी तक ले किसी प्रकार की कोई महागठबंधन का किसी प्रकार के अभी ये भी नहीं तय हुआ है कि भाई किस विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी महागठबंधन की तरफ से किसी प्रकार की कोई अभी चर्चा नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की सत्ता का भविष्य तय करने के लिए हो रहे 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। लगभग 6 महीने पहले बीजेपी ने सत्ता कांग्रेस से छीन ली थी। इस बीच खबर है कि उपचुनाव में शिवराज के लिए मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परेशानी पैदा कर सकता है। दरअसल उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार को चयनित शिक्षक संघ, अतिथि विद्वान समेत कई अन्य युवाओं का रोष झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद भी नियमित शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से एक निश्चित टाइम बाउंड से नियुक्तियां की जाने की मांग की है। मामले को लेकर कांग्रेस का भी बयान आया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 01 वर्ग 02 की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण रूप से करवाया जाए और चयनित शिक्षकों अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान शिवराज सरकार करने का काम करे। सरकार उनकी रोजगार की मांग को पूरा करे। तो अब ये आशंका जताई जा रही है, ये संभावनाएं कह लीजिए कि शिक्षक भर्ती का जो ये मामला है वो एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है इन चुनावों में, क्योंकि जो अब ये शिक्षक भर्ती का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और आइए अब आपको दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए ये
और चलिए मुद्दे का रुख करते हैं। हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में कहीं शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो सरकार पर भारी ना पड़ जाए। हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। सुनील, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ लग रहा है, क्या शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो इन चुनावों में भारी पड़ सकता है? जी देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा पर उपचुनाव होना। उपचुनाव के लिए मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक पारा घमासान मचा रहा है। कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में शिवराज की जो सरकार है, तो शिवराज सरकार में जो शिक्षक जो धरने पर बैठे थे, उन शिक्षकों की नियमित की मांग थी, वो मांग कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं जो ये जो अभी जो उपचुनाव होना, इस उपचुनाव में शिवराज सरकार को ये जो शिक्षकों का जो आंदोलन है, जो किसानों का जो एक रुपए यूनिट जो बिजली का बिल था, जो कमलनाथ सरकार ने किया था, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी शिवराज सरकार को चुनाव में रोड़ा बन सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं। जी पल्लवी। शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि कानूनों को लेकर देश भर में किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। शुक्रवार को हरियाणा से हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया। किसान हरियाणा से दिल्ली के विजय घाट आ रहे थे, जहां लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था। हालांकि पुलिस ने किसानों को दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर ही रोक लिया, जिसके बाद किसान और पुलिस के बीच काफी देर तक तनातनी बनी रही। किसान दिल्ली जाने की बात पर अड़े रहे, वहीं पुलिस उन्हें रोकती रही। इस दौरान जीटी रोड पर भी वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल 2 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में किसान दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। शुक्रवार को भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कुंडली बॉर्डर के रास्ते लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पर जाना चाह रहा था। प्रतिनिधिमंडल में सोनीपत के किसानों के साथ साथ पंजाब के किसान भी शामिल थे, लेकिन कुंडली बॉर्डर पर पहुंचते ही पुलिस ने किसानों को रोक दिया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कुंडली बॉर्डर पर पुलिस के द्वारा रोके जाने से किसान गुस्से में आ गए। किसानों ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल तक जाने की मंजूरी ली थी। किसानों का लक्ष्य सिर्फ शास्त्री जी के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देना था। किसान वहां किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, किसान अभी भी गुस्से में हैं और आज ये बताया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे, उन्होंने दिल्ली के लिए कूच किया, हालांकि उन्हें सिंधु बॉर्डर पर रोक दिया गया। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर लगातार हरियाणा के किसानों की बात करें या पंजाब के किसानों की बात करें, यही प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली में पहुंच जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और इसके साथ साथ लोकसभा के बाहर जो है वो उनका प्रदर्शन हो सके। लेकिन दिल्ली को जिस तरह से सील किया गया है, किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं करने दी जा रही, तो उसी वजह से आज भी एक प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में होना था, प्रस्तावित प्रदर्शन था। किसान जो है दिल्ली की तरफ बढ़े, लेकिन बॉर्डर पर ही उनको रोक दिया गया और वहां से कुछ किसानों को हिरासत में भी पुलिस जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि 4 तारीख को भी एक इसी तरह का प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा, जिसमें पंजाब की तकरीबन 33 जत्थेबंदियां जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करती हुई नजर आएंगी। सीधे तौर पर इन जत्थेबंदियों का कहना है कि अगर इनको हरियाणा बॉर्डर पर पहले की तर्ज पर हरियाणा पुलिस रोकने का काम करेगी, तो फिर उसी बॉर्डर के पर वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। यानी अब किसान जो है पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ और दिल्ली चलो के नारे के साथ प्रदर्शन जो है वो और तीव्र होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार ये प्रदर्शन जो है तीव्र होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का ऐसा कोई मूड नजर नहीं आ रहा कि वो किसानों की मांगों पर ध्यान दे। विनीत, ऐसे में क्या कुछ अब पंजाब सरकार की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं कि वो अपने स्तर पर कम से कम अपने राज्य के किसानों को तो कोई ना कोई सुविधा दे पाए, या जो भी उनकी मांगे हैं वो आंशिक रूप से ही सही पर मान ली जाएं? सीधे तौर पर अगर हम पंजाब सरकार की बात करें, लीगल ओपिनियन इस मामले पर लिया जा रहा है कि इन कानूनों को किस तरह से पंजाब में लागू होने से रोका जा सकता है, किस तरह से ये जो कानून है ये पंजाब के एरिया को कवर ना करे, तो इस तरह की व्यवस्था की जाए। हालांकि एक ऑप्शन यही है कि पूरा का पूरा पंजाब जो है उसको मंडी घोषित कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये कानून जो है पंजाब में इम्प्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है और साथ साथ इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के विषय पर भी कैप्टन सरकार जो है वो विचार करती हुई नजर आ रही है, लीगल ओपिनियन लेती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में कई सख्त कदम जो है इन कानूनों को लेकर पंजाब की कैप्टन सरकार जो है वो उठाती हुई नजर आएगी। जहां राहुल गांधी खुद पंजाब में किसानों के साथ कहीं ना कहीं लामबंद होने के लिए आ रहे हैं, हल्ला बोल करने के लिए आ रहे हैं, वही दूसरी तरफ कैप्टन सरकार जो है हर लेवल पर इन कानूनों के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है, चाहे वो लीगली कह सकते हैं कि आगे कदम उठाने वाले हों या फिर विधानसभा के अंदर इन कानूनों को लेकर प्रस्ताव करने की बात हो। जी बिल्कुल, और क्योंकि राहुल गांधी का भी जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है, उसको लेकर क्या कुछ लग रहा है विनीत? क्या उन्हें हरियाणा में एंट्री दी जाएगी? क्योंकि अगर अनिल विज को हम सुने, आपने भी अनिल विज से जब बात की थी तो वो बार बार यही कह रहे थे कि हरियाणा में हम किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं होने देंगे। देखिए, हरियाणा के सभी बॉर्डर जो हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हरियाणा में किसानों की एंट्री नहीं है, किसी भी लीडर की एंट्री जो है वो नहीं की जा रही है और जो भी प्रदर्शन करने के उद्देश्य से हरियाणा की तरफ बढ़ता है उसको बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है। तो जिस तरह से राहुल गांधी का एक प्रस्तावित आंदोलन है, एक मार्च है और जो पेहवा से कहीं ना कहीं हरियाणा में एंट्री करता हुआ नजर आएगा, तो वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो पहले से चाक चौबंद अभी से जो प्लानिंग है उसकी शुरू हो चुकी है और सीधे तौर पर हरियाणा सरकार की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी प्रदर्शनकारी को प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि 6 तारीख को देखने वाली बात रहेगी कि जब राहुल गांधी का काफिला जो है वो हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचता है तब क्या तस्वीर देखने को मिलती है और पुलिस का क्या रुख इख्तियार करती है। पुलिस क्या राहुल गांधी को आगे बढ़ने दिया जा रहा है या पहले की तर्ज पर यहाँ पर भी कांग्रेसी वर्गों पर पुलिस लाठियां भांजती हुई और पानी की बौछारें करती हुई नजर आएगी। विनीत, एक जानकारी और मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, किसान वैसे इन कृषि कानूनों को लेकर परेशान हैं और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार ये खबरें मिल रही हैं कि धान की खरीदी नहीं हो पा रही। पंजाब में क्या कुछ स्थिति है? क्या पंजाब में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि धान की खरीदी नहीं हो पा रही है? किसान अपने धानों को लेकर इस समय सड़कों पर खड़े हुए हैं, पूरा का पूरा ट्रैक्टर लेकर खड़े हुए हैं किसान। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पंजाब में अगर फसल की कटाई की बात करें तो इस वक्त झोने की फसल की कटाई जो है वो पंजाब में होती हुई नजर नहीं आ रही है। पंजाब में अगर कटाई की बात करें तो तकरीबन 25 तारीख के बाद से कटाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कटाई जो है वो जल्दी शुरू हो जाती है। उत्तरी हरियाणा में भी कई जगह पर कटाई जो है शुरू हो जाती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मंडियों में फसल पहले ही आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से एक एक दाने को उठाने के प्रबंध
जो है वो कहीं ना कहीं करते गए हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी महकमे की बात करें या फिर हम फूड सप्लाई महकमे की बात करें, सभी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद बैठ के करते नजर आ रहे हैं ताकि मंडियों में किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और किसान की फसल जो है वो समय पर कहीं ना कहीं खरीदी जा सके और उनकी पेमेंट हो सके। जी शुक्रिया विनीत कपूर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हरियाणा के अंबाला से हमारे संवाददाता अंकुर भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हरियाणा की स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी है? किसान तो इस समय लामबंद है, लगातार रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या आज भी हरियाणा में किसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, जैसा कि अंबाला हिसार हाईवे के बीचों बीच धरने पर बैठे किसानों का आज तीसरा दिन है, तो अभी भी कृषि कानूनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार समय पर धान की खरीद शुरू नहीं करवा पा रही है, इसी वजह से किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर डाला है। अंबाला में बीते 3 दिन से किसान धरने पर हैं, इसके बावजूद अभी तक अंबाला की मंडी में धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। तो इसी बीच जब आज अंबाला में तीसरा दिन है तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं जो गुरनाम सिंह चुंडुनी, वो अंबाला में पहुंचे। उन्होंने 3 दिन से जारी धरने पर किसानों को संबोधित किया और इसको लेकर उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री पर अपनी पूरी तरीके से भड़ास निकाली और कहा कि उन्होंने बहुत ही शब्द अलग से कह डाले कि विज अकल के अंधे थे पहले ही, तो अब ये आंखों के अंधे हो गए कि इन्होंने अनिल विज ने जो बयान दिया था कि किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो लाठीचार्ज नहीं हुआ है, तो इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि विज साहब को नहीं नजर आ रहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो इन्होंने इसी कृषि कानूनों को लेकर एक बार इसको काला कानून करार दिया है और उन्होंने सबसे बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि अगर ये कानून पास नहीं होते तो पूरा देश कॉर्पोरेट का गुलाम हो जाएगा और फिर ये कॉर्पोरेट मनमर्जी से स्टॉक करेंगे और देश की जनता को लूटेंगे। ठीक है, तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं अंकुर, और इस बीच सरकार भी तो फेल होती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार सुविधाएं दे नहीं पा रही है। आप बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि कृषि कानूनों के पक्ष में चले जाएं किसान, और दूसरी तरफ आप धान खरीद नहीं पा रहे हैं। जो होना चाहिए वो भी नहीं कर पा रही है सरकार, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये दावे और वादे किए जा रहे थे कि हम धान की खरीदी करेंगे, किसानों का एक एक दाना खरीद लिया जाएगा। ट्रॉलियां लेकर सड़कों पर खड़े हुए हैं किसान। कहाँ गए अनिल विज, कहाँ गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कहां गए तमाम जो दावे, कृषि मंत्री जेपी दलाल वो क्या कर रहे हैं? तमाम जो मंत्री इस तरह के दावे और वादे कर रहे थे वो आखिर किसानों की सुध क्यों नहीं ले पा रहे? क्या सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है हरियाणा में? जी बिल्कुल, अगर हम देखें कि अंबाला हिसार हाईवे पर जो आज किसानों का तीसरा दिन शुरू हो चुका है, ना सरकार ने इनकी सुध-बुध ली है, ना किसी प्रशासन ने इनकी सुध-बुध ली है, ना कोई मंत्री आया है इनसे बात करने के लिए, ना कोई सरकार का कोई नुमाइंदा आया है कि जो किसी प्रकार से भी इनको कोई आश्वासन दे सके या इनसे कोई बातचीत कर सके। इस पर सरकार पूरी विफल होती दिखाई दे रही है। जो आज जो तीसरा दिन किसानों का है, ये पूरे अपने धरने पर बैठे हैं और इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारी मांगे शुरू की जाए और धान की जो खरीद है उसको शुरू किया जाए, नहीं तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। जो किसान है वो दिन रात अनिश्चितकालीन धरने पर अंबाला हिसार मार्ग पर बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से कि वो अपनी मांगे जो हैं सरकार तक पहुंचा सकें और सरकार उनकी मांगों को मान सके। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि हाथरस गैंगरेप पीड़िता को लेकर पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हाथरस की रेप पीड़िता के लिए पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित वाल्मीकि मंदिर में। प्रार्थना सभा में प्रियंका गांधी खुद शामिल हुई। दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर में प्रार्थना सभा में प्रियंका गांधी पहुंची और वहां जाकर उन्होंने सभा में शामिल होकर प्रार्थना भी की है। और इस दौरान कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। साथ ही वो ये भी कहती हुई दिखाई दी कि हम इंसाफ मिलने तक शांत नहीं बैठेंगे। जब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। दुख में पीड़िता का परिवार अकेले है। ये तमाम बातें प्रियंका गांधी की तरफ से की गई। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए, ये बात भी प्रियंका गांधी ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हाथरस की रेप पीड़िता के लिए पूजा अर्चना का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को वाल्मीकि मंदिर, दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आयोजित किया गया है। यहाँ प्रार्थना सभा रखी गई और दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर में प्रार्थना सभा में खुद प्रियंका गांधी शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलने तक हम शांत नहीं बैठेंगे।
रात में अंतिम संस्कार की परंपरा कहाँ है, ये सवाल पूछा है उन्होंने। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, प्रियंका गांधी एक प्रार्थना सभा में शामिल हुई हैं और ये प्रार्थना सभा आयोजित की गई हाथरस में जो रेप पीड़िता थी उनके लिए। ये तमाम हम देख पा रहे हैं दृश्य। ठीक है, विपक्षी पार्टियां हैं इस समय सड़कों पर, प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है, लेकिन इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में विपक्षी पार्टियां चाह रही हैं कि न्याय मिले पीड़िता को, या सिर्फ जो देश की जनता है, आम जनता है, वो दिल से चाहती है कि अब तो न्याय होना चाहिए? देखिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं देश की जनता में हाथरस की जो घटना हुई है उसको लेकर के काफी गुस्सा उबल रहा है और कहीं ना कहीं हर जगह पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी इसको लेकर के प्रदर्शन भी हुए हैं, शांति मार्च भी निकाला गया है और कहीं ना कहीं प्रार्थना सभा भी आयोजित करी गई है। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में, जहां पर प्रार्थना सभा में प्रियंका गांधी शामिल हुई थी, विपक्ष के नेता होने के तौर पर कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर हमलावर रही है योगी सरकार के ऊपर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रही हैं। और एक प्रश्न उन्होंने किया है कि आखिर रात में 2:30 बजे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करने की कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने 2:30 बजे रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तमाम ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष के नेता उठा रहे हैं और उठाना भी लाजमी है, क्योंकि ऐसे समय में लोग विपक्ष के नेताओं की ओर भी देख रहे हैं कि आखिर वो अपनी भूमिका कैसे अदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अलग प्रदर्शन कर रही है, मायावती जो कभी बीजेपी के ऊपर पिछले 2 से 3 सालों में खासा हमलावर नहीं हुई, लेकिन वो भी हमलावर नजर आ रही हैं। और प्रियंका वाड्रा जो यूपी की प्रभारी भी हैं, लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के योगी सरकार से सवाल करती हैं। कल वो जब दिल्ली से चली थी तो उनको नोएडा में रोका गया, हाथरस जाने के लिए वो निकली थी, वहां झड़प भी हुई और आज शांति मार्च जो था, जो वहां भी वो शामिल हुई। इसी कड़ी में आज वो जो वाल्मीकि मंदिर में प्रार्थना सभा आयोजित हुई उसमें भी शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट की वजह से यदि आप लंबे अरसे से घर नहीं जा पाए हैं या आप कहीं पर भी अटके हुए हैं या कहीं बाहर फंस गए हैं, तो अब आपके लिए घर जाना आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन 3 राज्यों को जोड़ने वाली 100 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीके यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि त्योहारों के मौसम में भारतीय रेलवे 200 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली होंगी। यादव ने यह भी कहा कि अभी वह अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि 200 ट्रेनें चलेंगी, इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। त्योहारों के मौसम में पहले भी भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाता रहा है, खासकर दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान। दरअसल इन फेस्टिव सीजन में रेल यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, रेलवे की कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान जब त्योहारों का मौसम आया है तो माल की ढुलाई से बम्पर कमाई करने वाला रेलवे अब यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाकर लोगों की यात्रा की सहूलियत देने के साथ साथ अतिरिक्त कमाई का मौका भी देख रहा है। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।